हाय दोस्तों, मैं ये कहानी का भाग 5वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मान्यता को यह एहसास कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यह जो सामने इंसान है इसने उसे पहले भी छुआ है। वही अर्जुन मान्यता की गर्दन पर हल्दी लगाते हुए उसे किस किए जा रहा था। मान्यता ने जो हाथ अर्जुन का पकड़ रखा था उसे छोड़कर उसके कंधे पर उसने अपने हाथ कस दिए और वो उसे नाखून गड़ाते हुए अर्जुन से बोली, अर्जुन प्लीज़ छोड़ दो ना, मम्मा आंटी और बाकी सब अभी बाहर हैं। और 1 मिनट। तान्या की आंखें यह कहते ही खुल गई और उसने अर्जुन को घूर कर देखते हुए कहा, अभी जो तुमने शहर और निधि को बाहर भेजा वह क्या मम्मी और आंटी सच में उन्हें बुला रही थी या फिर तुमने ये हरकत करने के लिए? मान्यता के सवाल पर अर्जुन के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई, जिसे देखकर मान्यता समझ गई कि उन्हें सिर्फ अर्जुन ने बाहर भेजा है। अब मान्यता अर्जुन के नीचे दबी हुई थी और अर्जुन उसके चेहरे पर किस कर रहा था। अर्जुन ने मान्यता से कहा, मान्यता मैंने तुम्हें अपनी दुनिया में शामिल किया है बिना किसी शर्त के, तो तुम मेरी इस दुनिया की रानी होगी और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी किसी भी वजह से धोखा न दो। मैं तुम्हारे पास्ट को हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर में न लाने का प्लान किया है, तो तुम भी ऐसा ही करोगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ अब तुम्हारे फ्यूचर से मतलब है, जिसमें मेरी माँ की खुशी तुम्हारे मेरे साथ रहने में है। तो मैं ऐसा करूँगा, अगर तुम्हारा पास्ट हमारी फ्यूचर या प्रेजेंट में आने की कोशिश करता है तो मैं इसे जान से मार दूँगा, और मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। अर्जुन इतना कहकर मान्यता से दूर हुआ और वह तुरंत डोर खोलकर बाहर चला गया। बाहर आने के बाद अर्जुन सोच रहा था कि वह क्यों गया था कमरे में और उसने क्या कर दिया। वह मान्यता को हल्दी लगाने के लिए गया था, उसे मान्यता को हल्दी लगाना था, लेकिन उसने मान्यता को हल्दी भी लगाया और उसे साथ में वार्निंग भी दी। वहीं बाहर खड़ा आरुष अर्जुन की कंफ्यूज नज़रों को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। वैसे भी बिजनेस स्ट्रेटजी में कुछ भी हो तो ट्रिक अर्जुन की बोलने से पहले ही आरुष समझ जाया करता था, लेकिन पता नहीं पिछले 2 दिन से अर्जुन को समझने में आरुष को इतना वक्त क्यों लग रहा था। अर्जुन के कमरे से निकल के जाने के बाद मान्यता कमरे के दरवाजे को ही घूर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह इंसान उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि वो तो सिर्फ एक मजबूरी में इस शादी को कर रही है। फिर मान्यता ने खुद के सर पर मारते हुए खुद से कहा, तू मान्यता की बच्ची, तू कैसे भाग गई उस इंसान के साथ? तुमने देखा नहीं था उस इंसान ने कैसे तेरा गला पकड़ लिया था और तू उसे किस कर रही थी? तू पागल हो गई है क्या? पागल? अभी मान्यता ने इतना ही कहा था कि तभी शहर कमरे में आती हुई उससे बोली, हाँ तू सच में पागल ही हो गई है, इसलिए तो अकेले में बड़बड़ा रही है। क्या बोल रही थी? खुद से बता मुझे। मान्यता ने शहर को देखकर मुंह बनाया और अपने मन में कहा, तुझे बताऊंगी तो तू मेरा मजाक ही उड़ाएगी, तुझे क्या बताऊं? मान्यता शहर के चेहरे को बेख्याली से देखते हुए खुद के मन में कह रही थी। तभी शहर उसके पास आई और उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए बोली, ओहो ख्वाबों की रानी, असलियत की दुनिया में वापस आ जा और जाकर कपड़े चेंज, अभी तुझे मेहंदी लगनी बाकी है, उसके बाद तू दुल्हन बनेगी। और तेरी आज रात जो शादी के बाद कल रात जो फर्स्ट नाइट है उसके ख्वाब बाद में देखना, चल जा अभी। मान्यता ने मुंह बनाते हुए शहर के हाथ में पकड़े मेहंदी करके उस खूबसूरत से लहंगों को देखा और उसके हाथ से लेकर वो बाथरूम में चली गई। मान्यता खुद से भुनभुनाते हुए बोली, देख लूँगी मैं तुझे, तेरा भी वक्त आएगा जब तू ऐसी सिचुएशन में होगी और मैं तेरी कोई हेल्प नहीं करने वाली। शहर ने मान्यता की रग रग से वाकिफ थी, उसने भी कहा, वह तो तुझे करनी ही पड़ेगी मेरी हेल्प, फिलहाल तू जा अपना काम कर। मान्यता शहर को देखते हुए एक बार फिर से मुंह बनाते हुए बाथरूम में घुस गई। वह जितनी देर बाथरूम में थी उसने कपड़े चेंज की, इतनी देर उसकी आवाज़ आ रही थी। वो अर्जुन को और उसके साथ शहर को कोस रही थी। उसकी भुनभुनाने की आवाज़ सुनकर शहर बाथरूम के डोर के पास खड़ी कान लगाकर सुन रही थी।
जैसे ही मान्यता ने डोर खोला वैसे ही शहर उसके सामने हाथ बांधे खड़ी थी। शहर ने मान्यता के कान को मरोड़ते हुए कहा, वह तेरा होने वाला हस्बैंड है और मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड। हम दोनों को कोसने का क्या ही मतलब है तेरा? जो हो रहा है वह सब तेरी वजह से हो रहा है, तेरी मम्मी की वजह से हो रहा है, तो तू मुझे क्यों कोस रही है? वह तो बेचारा कितना हैंडसम है, उसके आगे पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती है और वो तुझसे शादी कर रहा है। अर्जुन के लिए शहर के मुंह से हैंडसम शब्द सुनकर मान्यता को गुस्सा भी आया और थोड़ी जलन भी हुई, क्योंकि अब अर्जुन का नाम उसके नाम से जो जुड़ने वाला था। मान्यता शहर से अपने कान छुड़ाकर ड्रेसिंग टेबल के पास रखे चेयर पर जाकर बैठते हुए शहर से बोली, ज़्यादा उस खड़ूस की तारीफ मत कर, एक नंबर का अकड़ू इंसान है वो। शहर भी उसके पास आकर बैठी और उसे अपने दोनों हाथ गालों को थामते हुए मान्यता से बोली, तू एक ही दिन में उसकी हो गई, अब लगता है मेरी सहेली पराई हो गई है। शहर मान्यता का बस मजाक उड़ाई जा रही थी और मान्यता गुस्से से उबलते हुए रेडी होने की कोशिश कर रही थी। तभी मेकअप आर्टिस्ट और ड्रेस डिज़ाइनर गेस्ट के रूम में अंदर आते हुए बोली, मैम आपने चेंज कर लिया? उन्होंने अंदर आते हुए देखा कि मान्यता खुद से अपना मेकअप करने पर कॉन्सेंट्रेट कर रही थी, लेकिन शहर की बेतुकी बातें सुनकर वह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। तभी मेकअप आर्टिस्ट मान्यता के पास आई और उसके हाथ से ब्रश लेकर उसका मेकअप करने लगी। तभी एक और मेकअप आर्टिस्ट उनके पास आई और उसने भी शहर का मेकअप करना स्टार्ट कर दिया। शहर भी अब चुपचाप बैठी अपना मेकअप करवा रही थी। जब उन दोनों का मेकअप हो गया तभी निधि, जिसने मेहंदी कलर का फ्रॉक सूट पहन रखा था, वह कमरे में आते हुए बोली, अगर आप लोग तैयार हैं तो नीचे चले, हम मेहंदी वाले आपका वेट कर रहे हैं। मान्यता ने हाँ में सिर हिलाया और खुद को मिरर में देखा। वो बहुत प्यारी लग रही थी मेहंदी कलर के लहंगे में, और उसके बॉर्डर में रेड कलर के फ्लावर बने हुए थे जो इस कॉम्बिनेशन को और भी ब्यूटीफुल बना रही थी। मान्यता के हाथों में रेड और मेहंदी कलर की चूड़ियाँ थी। उसने रेड कलर का ब्लाउज पहना था और मेहंदी कलर की ज्वेलरी, जिसमें रेड कलर का कॉम्बिनेशन कुंदन लगा हुआ था। मान्यता के चेहरे पर अभी हल्का सा मेकअप था जो उसे बहुत मासूम और ब्यूटीफुल बना रहा था। वहीं शहर, जिसे अब हल्का मेकअप किया था, वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने मेहंदी कलर की ज्वेलरी और मेहंदी कलर का है स्टो वेस्टर्न लहंगा पहना था। शहर का लेफ्ट हैंड पूरा रिवील हो रहा था और राइट हैंड उसके हथेली के पास तक फुल लेंथ स्लीव थे। मान्यता शहर बहुत खूबसूरत लग रही थी। निधि की नज़रें उन दोनों पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। निधि ने शहर से कहा, आपको पता है मेरे भाई इंडिया में नहीं है, नहीं तो मैं, जैसे मान्यता भाभी मेरे अर्जुन भाई की दुल्हन बनने वाली है, वैसे ही मैं आपको मेरे सार्थक भाई की दुल्हन बनाकर रहती, ताकि आप दोनों सहेलियां इसी घर में साथ रहें। निधि की बातें सुनकर शहर के होठों पर जो मुस्कुराहट थी वो एक पल में गायब हो गई और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करना, नहीं तो मेरे अंगद का क्या होगा, उसका क्या होगा। निधि अंगद नाम सुनकर थोड़ी सी हैरान हुई। फिर उसने शहर से पूछा, ये अंगद कौन है? तभी शहर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी लाइफ लाइन है वो, मेरे जीने की वजह है वो, मेरी जान है वो। तभी शहर को याद आया कि वह जब से मान्यता के साथ यहाँ आई है उसकी अंगद से एक बार भी बात नहीं हुई है। शहर ने अंगद को कॉल भी करने की कोशिश की तो उसे लगा नहीं, अगर उसने कॉल किया तो शहर उठा नहीं पाई। इन सब चक्करों में शहर और अंगद दोनों में से किसी को एक दूसरे से बात नहीं हो पाई थी। तभी शहर ने निधि से कहा, तुम मान्यता को लेकर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। निधि ने बिना कोई सवाल किए हाँ में सर हिलाया और मान्यता को लेकर जाने लगी। मान्यता ने शहर से इशारे से पूछा तो उसने अपना फ़ोन दिखा दिया कि वह अंगद से बात करके आ रही है। मान्यता भी निधि के साथ नीचे चली गई। शहर के अंगद को फिर मिलाया। एक रिंग के बाद कॉल रिसीव हुआ और एक शख्स की फिक्र भरी आवाज़ शहर को सुनाई दी जो उससे कह रहा था, शहर बच्चे कहाँ हो बच्चा तुम, जब तुम्हें पता है मैंने कब से तुम्हें कॉल किया लेकिन तुमने कॉल रिसीव ही नहीं किया, बात भी नहीं हुई है। आज दिन भर तुमसे कहाँ हो तुम यार। शहर को जैसे
अंगद की आवाज़ सुनाई दी तो उसे एक राहत सी अपने दिल में महसूस हुई। शहर ने एक लंबी सांस खींचते हुए अंगद से कहा, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। शहर की एड्रेस भेजने वाली बात सुनकर फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद अंगद थोड़ी फिक्र भरी आवाज़ में कहा, कहाँ हो तुम, यह बताओ, मैं अभी आ रहा हूँ और तुम ठीक तो हो ना। शहर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बाबा, तुम्हारी बेबी बिल्कुल ठीक है, तुम इस एड्रेस पर आ जाओ, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी है। फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद अंगद ने कहा, मुझे कोई सरप्राइज़ वरप्राइज़ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम सही सलामत चाहिए, समझी। शहर ने कहा, ठीक है, अब जल्दी आ जाओ। इतना कहकर शहर ने कॉल कट किया और जैसे ही कमरे से बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ी, वैसे ही सामने खड़े आरुष से वो टकरा गई। शहर गिरती उससे पहले ही आरुष ने उसे उसकी कमर से पकड़कर उसे संभाल लिया। आरुष और शहर अभी बहुत करीब खड़े थे, इतना कि दोनों एक दूसरे की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई एक दूसरे को महसूस कर पा रहे थे। यहाँ शहर को इस सिचुएशन में थोड़ा awkward लग रहा था, वहीं आरुष को तो कोई ख्याल ही नहीं था। वह बस शहर के खूबसूरत से चेहरे को एकटक निहारे जा रहा था। तभी शहर ने आरुष के सीने पर हाथ रखते हुए उससे कहा, मिस्टर, क्या आप हटेंगे यहाँ से। शहर की आवाज़ से आरुष अपने होश में आया और वह जल्दी से शहर को सीधा खड़ा करते हुए बोला, ओ वो सॉरी, वो मैं आपको बुलाने आया था, जानकी आंटी आपको बुला रही है। इतना कहकर आरुष बिना शहर से और कुछ कहे वहाँ से तुरंत चला गया। आरुष को समझ ही नहीं आ रहा था कि शहर के पास आने से उसे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है। वहीं शहर मुंह बनाते हुए दौड़ते हुए बाहर निकली और सीढ़ियों से नीचे चली गई। वह जानकी जी के पास गई और उनसे पूछा, आंटी जी, क्या आपने मुझे बुलाया। जानकी जी ने कहा, हाँ, मैंने इधर उधर तुम्हें देख लिया था, तुम मान्यता के साथ कहीं नज़र नहीं आई, इसलिए मैंने, वह अर्जुन के साथ लड़का है ना, उसे कहा था तुम्हें बुला देने के लिए। शहर ने बस हाँ में अपना सर हिलाया और जाकर मान्यता के साथ बैठ गए। मान्यता के हाथ में मेहंदी लगना स्टार्ट हो चुका था। मेहंदी डिज़ाइनर मान्यता के हाथ पर बहुत खूबसूरत सी मेहंदी लगा रही थी और शहर के वहाँ बैठने से एक दूसरे मेहंदी डिज़ाइनर ने शहर के हाथ में मेहंदी लगाना शुरू किया था। यह सब वहाँ बैठी अविका जी और दाइमा जानकी जी देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी वहाँ निधि और रौनक जी भी आए और वह दोनों भी बैठकर मेहंदी लगाने लगे और आरुष अर्जुन के साथ किनारे खड़ा मान्यता को ही देख रहा था। तभी एक सरसरी निगाह मान्यता की भी अर्जुन पर चली गई, लेकिन तुरंत ही मान्यता ने अपनी नज़रें नीचे कर ली, क्योंकि उसे अर्जुन की नज़रों में कुछ अलग ही भाव नज़र आ रहे थे जिन्हें वह समझ नहीं पा रही थी। तभी अविका जी ने अर्जुन और मान्यता के पास लाकर बिठाते हुए मेहंदी वाली से कहा, ये मेहंदी का कोन मान्यता को दे दो। मान्यता अपने हाथों से अर्जुन के हाथ में अपना नाम लिख देगी, वही शगुन की मेहंदी हो जाएगी अर्जुन के लिए। अर्जुन और मान्यता दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। तभी मेहंदी वाली ने एक कोन उठाकर मान्यता को दिया तो मान्यता ने वह कोन पकड़ा और बिना किसी भाव के अर्जुन के हाथ को पकड़कर उस पर अपना नाम लिख दिया। और जैसे ही मान्यता ने वापस से मेहंदी वाले को कोन देना चाहा, वैसे ही अर्जुन ने उसके हाथ से मेहंदी का कोन लेकर खुद मान्यता के हाथ में एक छोटा सा हार्ट शेप बनाया और उसमें अपना पूरा नाम लिखकर हार्ट शेप के बाहर ऐसे डिज़ाइन किया जिसमें अर्जुन का नाम और मान्यता का नाम दोनों आ जाए। अर्जुन ने जो डिज़ाइन बनाया था वह इतना खूबसूरत था कि मान्यता बस उसे देखते ही रह गई। मान्यता को ऐसा लग रहा था कि जैसे अर्जुन ने खुद मेहंदी डिज़ाइन का कोई कोर्स किया हो। अब अर्जुन मान्यता के बगल में बैठा हुआ था और उसने चुपचाप बैठे हुए मान्यता को देखने लगा, लेकिन मान्यता को उसकी नज़रों की तपिश बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वह अनकंफर्टेबल हो रही थी, जिसे महसूस करके अर्जुन ने अविका जी, जो अभी उन दोनों के सामने ही खड़ी थी, उनसे कहा, माँ, मुझे एक कॉल करना है तो मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से उठकर आरुष को कुछ इशारा करके वहाँ से चला गया। उसके जाते ही मान्यता ने एक राहत भरी सांस ली। उसे ऐसा लग रहा था कि तब से उसने अपनी सांस रोक रखी थी। इधर बालकनी के पास खड़े दोनों अर्जुन और आरुष ने पूछा, आरुष, मैंने तुम्हें जो नंबर
के बारे में पता लगाने को कहा था जिस नंबर से माँ को कॉल आया था। क्या तुमने पता किया कि वो नंबर किसका है? आरुष की नज़रें जो अभी फ़िलहाल शहर पर जाकर टिकी थी, क्योंकि शहर बार बार अपने बालों को कान के पीछे करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ में मेहंदी लगे होने के कारण वह नहीं कर पा रही थी। अर्जुन ने यह चीज़ देख लिया था। अर्जुन ने आरुष के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे आरुष? आरुष अपने होश में आया और उसने बड़बड़ाते हुए अर्जुन से कहा, बस वो एक प्राइवेट नंबर है। हमने उसका पता लगाना चाहा, लेकिन उसके ऑनर का कुछ पता नहीं चल रहा था। जब रिटेल कंपनी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वह डिटेल्स रिवील नहीं कर सकते, चाहे उन्हें हम जितने भी पैसे दें। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा और उसने बस आरुष को अपनी आंखों से जाने का इशारा किया। वहीं मान्यता और शहर, उन दोनों की मेहंदी अब पूरी हो चुकी थी, तो अविका जी ने मान्यता को उसके कंधे से पकड़कर उठाया और उससे कहा, तुम्हारी मेहंदी वैसे भी इंस्टेंट है तो तुरंत ही सूख जाएगी, तो जाओ थोड़ी देर रेस्ट कर लो और उसके बाद तुम शादी के लिए तैयार हो जाना। जानकी जी वहीं खड़ी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह देख रही थी कि उनकी बेटी को अविका जी कितना प्यार कर रही है। यह चीज़ खुद से वो बता रही है, एक एक चीज़। जानकी जी की नज़रों की बात को समझकर मान्यता ने कुछ नहीं कहा और वह अविका जी की बात पर अपना सिर हिलाकर वहाँ से वापस गेस्ट रूम की तरफ चली गई। रात के 11 बजे अर्जुन पंडित जी के सामने मंडप में बैठा हुआ था और जितने भी लोग थे वह इस वक्त मंडप के आसपास थे। पंडित जी अर्जुन के साथ कुछ पूजा कर रहे थे। वही मान्यता अभी गेस्ट रूम में थी और पूरी तरह से तैयार थी। उसने लाल कलर का शादी का जोड़ा पहना हुआ था, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शहर भी उसी के साथ उसी के कमरे में थी और उसने भी एक पिंक कलर का प्यारा सा लहंगा पहना था, जिसमें उसकी गोरी कमर रिवील हो रही थी। मान्यता को देखते हुए शहर ने उसे गले लगाते हुए कहा, वाह मान्यता, तू तो कितनी खूबसूरत लग रही है यार। ऐसा लग रहा है कि तू वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल ब्राइड है। तू सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। मान्यता को पता नहीं कुछ बेचैनी सी हो रही थी। वो शहर की बातों का जवाब नहीं दे पाई। वह चुप थी। उसे चुप देखकर शहर ने जैसे कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ और वहाँ से जानकी जी और निधि खड़ी थी। जानकी जी मान्यता के पास आई और उसके चेहरे को थामकर माथे को चूमते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि मुझे मेरी बेटी की शादी इतनी जल्दी में करनी होगी, लेकिन अर्जुन इतना अच्छा है कि उसे नज़रअंदाज करना मुझे सही नहीं लगा। इसलिए आज मैं अपनी बच्ची को इतनी खूबसूरत ब्यूटीफुल ब्राइड के रूप में देख रही हूँ। यह कहते हुए जानकी जी ने मान्यता के माथे को चूम लिया और फिर उससे कहा, मान्यता, आज से तू एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। मैं यही चाहती हूँ कि तू हमेशा अविका और अर्जुन को अपनी ज़िंदगी में सबसे आगे रखे, मुझसे भी आगे, क्योंकि अब तुझे उनके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीनी है और मैं चाहूँगी कि तू इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाना। अपनी माँ की बातें सुनकर मान्यता को तो समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, क्योंकि वह तो खुद ही कश्मकश में उलझी हुई थी। उसने कुछ कहा ही नहीं और उसकी इस चुप्पी को जानकी जी ने उसकी रजामंदी समझकर उसे कमरे से बाहर ले जाते हुए बोले, चलो अब पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। मान्यता के पैर अब भारी हो रहे थे। वह अपने कदम आगे ही नहीं बढ़ा रही थी, लेकिन फिर भी उसे एक खिंचाव था उसके अंदर जो उसे अर्जुन के करीब लेकर जा रहा था। सीढ़ियों से नीचे आकर हॉल में बने मंडप में जानकी जी ने मान्यता को लाकर अर्जुन के सामने बैठा दिया। पंडित जी ने मान्यता और अर्जुन के साथ कुछ पूजा की और उसे कुछ फूल, चावल और अक्षत के साथ उन्हें हवन कुंड में डालने के लिए कहा। उनके बाद उन्हें वरमाला के लिए खड़ा होने के लिए कहा तो अर्जुन खड़ा हो गया, लेकिन मान्यता अभी खड़ी नहीं हुई थी। तो शहर और जानकी जी ने आकर उसे खड़ा किया, फिर उसे वरमाला दिया। अर्जुन को पहनाने के लिए जैसे ही मान्यता ने अर्जुन के गले में वरमाला डाला, वैसे ही सभी लोगों ने उनके ऊपर फूल की बारिश करने लगे। फिर अर्जुन ने मान्यता को देखते हुए, जो कि उसका आधा चेहरा घूंघट से ढका था, फिर भी घूंघट नेट का होने की वजह से उसका चेहरा दिख रहा था, जिसमें से अर्जुन को थोड़ी परेशानी, थोड़ी घबराहट उसके चेहरे पर नज़र आ रही थी। तो अर्जुन वरमाला डालते हुए वो उसके करीब आया तो उसने कहा, रिलैक्स, इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इतना कहकर अर्जुन ने वरमाला डाला और वह पीछे हो गया। मान्यता तो बस उसका चेहरा ही देखने लगी। पंडित जी ने दोनों को वापस बैठने के लिए कहा और बाकी की रस्में पूरी करने लगे। वे लोग सभी रस्में होने के बाद पंडित जी ने मान्यता और अर्जुन से कहा, जजमान अब आप दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाए। अर्जुन तुरंत खड़ा हुआ, लेकिन इस बार भी मान्यता खड़ी नहीं हुई। तो इस बार अर्जुन ने झुककर मान्यता को अपनी गोद में उठा लिया और उसे गोद में उठाते ही उसने फेरे शुरू कर दिए और फेरों में जितने वादे करने थे वह अर्जुन ने किया। मान्यता अर्जुन की गोद में उसके गले में अपनी बाहें डाले उसे ही एकटक देख रही थी और अर्जुन उसे गोद में लिए सातों फेरों को पूरा कर रहा था। फेरे पूरे होने के बाद अर्जुन ने मान्यता को उसकी जगह पर बिठाया और खुद भी बैठकर पंडित जी की तरफ देखने लगा। तो पंडित जी ने आगे सिंदूर और मंगलसूत्र की थाली को बढ़ाते हुए अर्जुन से कहा, अब इनके गले में मंगलसूत्र पहनाकर सिंदूर भरिए। अर्जुन ने जैसे ही मंगलसूत्र उठाया मान्यता के गले में पहनाने के लिए, तभी वहां एक साथ कई रिपोर्टर्स और कई लोग धड़ाधड़ अंदर आए। साथ में एक लड़की थी जिनके हाई हील्स के साथ शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। चेहरे का मेकअप था और उसकी आंखों में गुस्सा था। वह लड़की वहां आई और रिपोर्टर के सामने अर्जुन के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए बोली, अर्जुन तुम ये शादी कैसे कर सकते हो? तुमने कल की रात मेरे साथ बिताई, हमारे बीच सब कुछ होने के बाद अब तुम किसी और लड़की से शादी कैसे कर रहे हो? आई एम योर फियांसे अर्जुन, तुम मेरे साथ एक रिश्ते में जुड़ने के बाद कल रात मेरे साथ सब कुछ करने के बाद तुम किसी और लड़की से शादी कर रहे हो और तुम्हें पता है तुम जिस लड़की से शादी कर रहे हो वो लड़की कौन है? यह वही लड़की है जिसने मीटिंग के टाइम पर तुम्हारे ग्लास में ड्रग्स मिलाई थी। उस लड़की की बातें सुनकर अर्जुन की आंखें सर्द हो गई। उसकी निगाहें उस लड़की पर टिक गई। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि दिव्या थी, जो अपने पापा अर्नब सिंह के साथ कई रिपोर्टर के लेकर अर्जुन की शादी में आ धमकी। अर्जुन तो चुपचाप सामने खड़ी दिव्या को ही देख रहा था, जो उस पर यह इल्ज़ाम लगा रही थी कि कल रात उसके साथ वो थी। वहीं बाकी सभी लोग आपस में बातें करने लगे थे और मीडिया रिपोर्टर्स भी फ़ोटो और वीडियो बनाने में लगे थे। वह अर्जुन की तरफ से आगे बढ़ते उससे पहले ही अर्जुन के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें रोक दिया। वह रिपोर्टर्स को मंडप के पास जाने नहीं दे रहे। अर्जुन ने एक घूरती हुई नज़र सबके ऊपर डाली, फिर उसकी नज़र दिव्या पर टिक गई। वही अर्जुन के बगल में बैठी मान्यता को अचानक से ठंड से कपकपी होने लगी और उसके कांपने से अर्जुन, जिसने उसका हाथ पकड़ रखा था, उसने मान्यता को हाथ को पकड़ा था और उसके हाथ को 2 बार थपकी दिया और उसकी तरफ घूमकर उसे देखते हुए बोला, अपनी शादी पर फोकस करो, किसी की बातों पर नहीं। इतना कहकर अर्जुन वापस से मुड़कर दिव्या को घूरने लगा। मान्यता अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन जो उसके गले में मंगलसूत्र पहनने वाला था और उन सब की वजह से उसके हाथ रुक गए थे। उसने आगे बढ़कर मान्यता के गले में मंगलसूत्र पहनाया और उससे कहा, इन सब पर ध्यान मत दो, इसकी असलियत क्या है अभी तुम्हें पता चल जाएगा। इतना कहकर अर्जुन वहीं पर बैठते हुए दिव्या से कहा, तुम्हारे कहने का क्या ही मतलब है? पहले तो अर्जुन को मान्यता के गले में मंगलसूत्र पहनाते हुए देखकर दिव्या को बहुत गुस्सा आया, जो उसकी आंखों में भी अब नजर आ रहा था, क्योंकि अभी उसने इतना तमाशा किया सबके सामने, लेकिन उसके बावजूद भी अर्जुन ने मान्यता के गले में मंगलसूत्र पहना दिया। वही अर्जुन की इस कदम को देखकर वहां पर खड़े जानकी जी, अविका जी, शहर और आरुष और अर्जुन के ननिहाल वाले, वे सभी खुश होकर अर्जुन को देख रहे थे और अब वो दिव्या के किए तमाशे को एंजॉय करना चाहते थे। दिव्या अर्जुन के मंडप के पास आई और उससे बोली, अर्जुन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम पिछले 8 महीने से मेरे फियांसे बनकर रहे। हमारी शादी नहीं हुई पर सगाई तो हुई थी, और उसके बाद तुम्हें मैंने कितनी बार भी शादी के लिए कहा, तुमने मुझे मना कर दिया शादी के लिए, और आज इस लड़की से तुम शादी कर रहे हो, वह भी बिना किसी को बताए। फिर भी तुम कोई नॉर्मल इंसान तो हो नहीं अर्जुन, तुम्हारी शादी के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। देखो सबको पता चल गया और मुझे कितना हर्ट हुआ। अर्जुन तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, पर तुमने ही ये सब किया। अर्जुन मैंने कितने सपने देखे थे तुमसे शादी के, हम दोनों की शादी होगी, एक फैमिली होगी, हम लोग बाहर घूमने जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे,
मैंने कितने ही सारे सपने तुम्हारे साथ देख डाले, उन सब सपनों को अब तुमने तोड़ दिया दिव्या। यह सब कुछ अर्जुन से कह रही थी। सब ये सब उसके साथ वहाँ आए रिपोर्टर सब रिकॉर्ड कर रहे थे और अलग अलग एंगल से उनकी फ़ोटोज़ भी खींच रहे थे। वहीं अफसोस वाली शक्ल बनाए दिव्या के पापा अर्णव जी दिव्या की इस मस्ती से भरी एक्टिंग को एंजॉय कर रहे थे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनकी बेटी इतनी अच्छी एक्टिंग भी करती है। दिव्या ने अर्जुन से यह सब कहते हुए अपनी जलती निगाह से मान्यता की तरफ देखा, जो कन्फ्यूज से अर्जुन के पास बैठी थी। अब अर्जुन ने उसके हाथ को थामा। अर्जुन ने दिव्या से कहा, अर्जुन तुम इस लड़की से शादी कर रहे हो मुझे छोड़कर। तुम्हें पता भी है ये लड़की कितनी घटिया है और तुम्हें पता है इसने तुम्हारे साथ क्या किया है। कल रात तुम्हारे ड्रिंक में ड्रग्स मिलाने वाली लड़की कोई और नहीं यही थी। इस लड़की के मुताबिक यह थी कि ये तुम्हारे ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाएगी और तुम्हारे साथ सोकर रिपोर्टर्स को तुम दोनों की इंटीमेट तस्वीरें दिखाकर तुमसे शादी करेगी, क्योंकि उसे पता है कि तुम इस शहर के कितने बड़े बिजनेसमैन हो। तुम मुंबई पे राज करते हो, इसलिए उसका सपना था कि वह तुम्हारे साथ मुंबई की रानी बनकर रहेगी। लेकिन मैंने उसके मंसूबों को पूरा होने नहीं दिया, क्योंकि कल रात जब तुम नशे में अपने कमरे में जा रहे थे जो कि तुमने बुक किया था, तब मैं तुम्हारे पास आ गई और तुम्हें संभालते हुए लेकर तुम्हारे कमरे में चली गई और वहाँ जो कुछ भी हुआ हम दोनों के बीच। इतना कहते हुए दिव्या ने ऐसा दिखाया जैसे कि उसे बहुत शर्म आ रही हो और उसने वहाँ खड़े बाकी सभी लोगों को देखा और उसने सामने ऐसा चेहरा बनाया जैसे कि उन सबके सामने वह उन लफ्ज़ों को बोल भी नहीं सकती। दिव्या ने वहाँ मौजूद सभी को देखकर अपनी नज़रें झुका ली। अर्जुन, मैं वह बोल नहीं सकती, तुम समझ रहे हो ना, हम दोनों अब एक हो चुके हैं और सुबह मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे उठने से पहले चली गई थी, क्योंकि पता नहीं तुम क्या ही सोचोगे मेरे बारे में कि मैं कैसी लड़की हूँ जो शादी से पहले ही तुम्हारे साथ सो चुकी हूँ। नहीं अर्जुन नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें संभालने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ और यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो मैं तुम्हें उससे भी बाहर निकालूं। इसलिए मैंने वो टाइम में ये सब किया था और मैं सुबह डर गई थी। पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करते थे ये सब जानकर, क्योंकि तुम अभी शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैं सुबह उठकर वहाँ से चली गई थी। लेकिन अब मुझे तुम्हारे किसी और से शादी करने की बात पता चली तो मैं कैसे तुम्हें किसी और से शादी करने दे सकती थी। अर्जुन, आई लव यू अर्जुन। इतना कहते ही दिव्या अर्जुन के पास आई और मंडप के ऊपर चढ़ गई और मान्यता के हाथ को जैसे ही पकड़ना चाहा, अर्जुन उसके हाथ को पकड़कर कसकर मरोड़ते हुए उसे मान्यता से दूर ढकेल दिया, जिससे दिव्या मंडप से नीचे गिर गई और उसके मुंह से एक आह निकली। अर्जुन ने उसे घूरते हुए कहा, खबरदार जो इसे हाथ भी लगा, यह तुम्हारी तरह नहीं है, इसे मैंने चुना है। और एक बात, जिस रात के बारे में तुम बात कर रही हो ना, उस रात मेरे साथ तुम नहीं थी बल्कि ये थी मेरे साथ, इसने मुझे संभाला था। अर्जुन के मुंह से इतना सुनते ही मान्यता हैरानी से दिव्या को जमीन में नीचे गिरे हुए देख रही थी। उसकी गर्दन एक झटके से अर्जुन की तरफ घूम गई और वह अर्जुन को देखने लगी। उसकी आंखों में हैरानी साफ नजर आ रही थी। अर्जुन ने जैसे ही मंडप से उसे उठाना चाहा, तभी पंडित जी ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, रुकिए, अभी आप उठ नहीं सकते, क्योंकि शादी का मुहूर्त कुछ पल में ही खत्म हो जाएगा। पहले आप दुल्हन की मांग में सिंदूर भरिए, इस शादी को पूरी कीजिए, उसके बाद आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। पंडित जी के इतना कहते ही अर्जुन वापस से बैठा। उसने पंडित जी की बढ़ाई हुई थाली से सिंदूर अपनी उंगलियों में लिया और मान्यता को देखते हुए उसकी मांग भर दी। तभी पंडित जी ने कहा, अब ये शादी संपन्न हुई। अभी जो सिंदूर अर्जुन ने मान्यता के मांग में भरा था, उससे कुछ सिंदूर मान्यता के नाक पर गिर गए, जिन्हें अर्जुन ने अपनी उंगली से साफ करते हुए उससे कहा, नाक पे सिंदूर गिरने का मतलब है कि तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है। मैंने ऐसा सुना है कि
एक्सपीरियंस नहीं किया है। अर्जुन इतना कहते हुए एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ वो मान्यता को देखा। अर्जुन मान्यता को एक नज़र देकर वापस से दिव्या को घूरते हुए मंडप से उठाया और उसने रिपोर्टर को रोके हुए बॉडीगार्ड्स को देखा और उन्हें कुछ इशारा किया। अर्जुन के इशारा करते ही वह बॉडीगार्ड्स तुरंत ही कैमरामैन के हाथ में पकड़े कैमरा को छीनकर फ्लोर पर पटक कर तोड़ने लगे। उनके ऐसा करने से जितने लोग मंडप के सामने खड़े थे वह सभी दूर हटने लगे। वहीं रिपोर्टर्स भी अपने कैमरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, बल्कि वह उन्हें धक्का देकर कैमरा उनके हाथ में पकड़े हुए और फ़ोन को छीनकर वहीं फर्श पर पटक कर तोड़ने लगे। अब सारे कैमरा और मोबाइल तो टूट गया, तो एक बॉडीगार्ड जो उनमें का चीफ था, उसने कैमरामैन और रिपोर्टर से कहा, यहाँ पर जो हो रही चीज़ों के बारे में अगर कल के न्यूज़पेपर में एक शब्द भी नज़र आया तो तुम सब अपनी जान से जाने वाले हो और कल के बारे में सोच लेना। इतना कहकर वह चीफ बॉडीगार्ड वापस से घूमकर अर्जुन की तरफ खड़ा हो गया। अर्जुन नीचे झुककर दिव्या के बालों को अपनी मुट्ठी में कसकर भरते हुए उसे खींचकर ऊपर उठाया, जिससे दिव्या के बाल खींचने से उसके बालों में बहुत दर्द हुआ और उसके मुंह से चीख निकली और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अर्जुन के हाथ को अपने बालों से पीछे से ढकेलते हुए कहा, अर्जुन छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो अर्जुन। अर्जुन ने मंडप के साइड में लाकर बीच हॉल में दिव्या को धक्का देते हुए उंगली दिखाते हुए उससे कहा, तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं कि तुम क्या कर रही हो और क्या नहीं? और मेरे ड्रिंक पर जो कॉन्फ्रेंस हॉल में वेट्रेस ने आकर मेरे ड्रिंक में ड्रग मिलाया था, क्या मैं उसे पहचान नहीं सकता था? मेरी नज़र इतनी कमज़ोर नहीं है दिव्या कि मैं सामने खड़े इंसान को पहचान न सकूं। वह वेट्रेस कोई और नहीं बल्कि तुम ही थी। तुमने वेट्रेस का गेटअप लिया था ताकि तुम मीटिंग के बीच में सबकी मीटिंग पर कंसंट्रेट होने का फ़ायदा उठाकर मेरे ड्रिंक में ड्रग्स मिला सको, ताकि तुम मेरे साथ सो सको, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। अर्जुन ने अपने चाचा की तरफ घूर कर देखा और कहा, मैंने अपने चाचा के कहने पर तुमसे सगाई तो कर ली थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मेरी नज़र तुम पर नहीं थी। क्या मैं तुमसे शादी करना चाहता था? बिल्कुल नहीं। मेरे चाचा अपने बिजनेस को सक्सेस करने के लिए मेरी शादी तुम जैसी घटिया लड़की से कराना चाहते थे। मैंने उनके कहने पर तुमसे सगाई जरूर की थी, लेकिन मेरा तुम्हारे साथ शादी करने का कोई इरादा नहीं था। अर्जुन ने कहा, पता है मैंने तुमसे शादी क्यों नहीं की? क्योंकि अर्जुन के इतना कहते ही पूरे हॉल की लाइट चली गई और वहाँ पर एक प्रोजेक्टर स्टार्ट हुआ, जिनमें कुछ क्लिप्स नज़र आने लगे और उन वीडियो क्लिप्स में दिव्या किसी लड़के के साथ किस कर रही थी, तो किसी के साथ क्लब में चिपक चिपक कर डांस कर रही थी, तो किसी में वो कई मर्दों के साथ इंटीमेट होने की क्लिप भी थे। और उस क्लिप को देखकर वहाँ मौजूद सारी औरतों ने अपनी नज़रें फेर ली थी और दिव्या वह सब के बीच खड़ी उस क्लिप को देखकर हैरानी से अपनी जगह पर जम सी गई थी। उसे तो अब ये समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बात को झुठलाए तो झुठलाए कैसे। उसने अपनी कांपती हुई आवाज़ में अर्जुन से कहा, अर्जुन ये मैं नहीं हूँ, यह कोई और है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। अर्जुन मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अर्जुन दिव्या के इतना कहते ही अर्जुन ने एक जोरदार थप्पड़ खींचकर उसके गाल पर जड़ दिया, जिससे वह एक बार फिर से फर्श पर गिर गई और उसके चेहरे पर अर्जुन के 5 उंगलियों के निशान बन गए। अर्जुन अपने घुटनों के बल नीचे बैठकर उससे कहा, तुम्हें क्या लगा है कि मैं सिर्फ बिजनेस करता हूँ? ना बेबी ना, मैं उन लोगों को अपनी निगाह में भी रखता हूँ जो किसी भी कारण से मुझसे जुड़े होते हैं, और मैं पिछले 8 महीने से इसीलिए तो तुम्हें टाल रखा था, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो मेरी अहमियत समझे, मेरे जज्बातों को समझे, मेरी माँ को समझे, तुम जैसी घटिया लड़की से नहीं। इतना कहकर अर्जुन आरुष को वहीं पर प्रोजेक्ट ऑपरेट कर रहा था उससे कहा, इस बाप और बेटी को और इन रिपोर्टर्स को उठाकर अभी के अभी इस बंगले से बाहर फेंक दो। अर्जुन के इतना कहते ही आरुष जैसे ही आगे बढ़ा, तभी उसकी नज़र चीफ बॉडीगार्ड और बाकी बॉडीगार्ड्स पर गई, जो वहाँ पर आए रिपोर्टर्स को धक्के मारकर बाहर निकाल रहे थे।
चीफ बॉडीगार्ड खुद आगे आकर दिव्या का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए और उसके पापा को अर्णव जी को धक्का देते हुए वहाँ से निकालते हुए बोला, शराफत से यहाँ से बाहर जाइए क्योंकि आज का माहौल बहुत अच्छा है। आज हमारे बॉस की शादी हो रही है, माहौल को ख़राब मत करो और निकलो यहाँ से। उसकी इतनी खतरनाक तरीके से बोलने की अदा देखकर अर्णव जी को और उनको जो डांटने के लिए आगे बढ़ने वाले थे वह अपने जगह पर ही जम गए और उन्होंने तुरंत दिव्या को वहां से ले जाने का इरादा बना लिया। वो बॉडीगार्ड कोई ऐसा वैसा बॉडीगार्ड नहीं था, वो एक मस्ट ट्रेन बॉडीगार्ड था। उसे अर्जुन का राइट हैंड हम कह सकते हैं। उसकी बातें अर्जुन और उसकी फैमिली के सिवा कोई इनकार नहीं कर सकता था। अर्णव घूरती हुई नज़रों से अर्जुन को देखकर दिव्या को लेकर वहाँ से चला गया, जैसे वो कह रहा हो कि मैं इस बेइज्जती का बदला तो तुमसे लेकर ही रहूँगा। वहीं दिव्या सिर्फ मान्यता को देख रही थी, उसकी पलकें तक नहीं झपकी थी। मान्यता को देखने से और मान्यता की नज़रें अर्जुन पर टिकी हुई थी, क्योंकि जब से अर्जुन ने यह सबके सामने कबूल किया था कि पिछली रात को उसके साथ मान्यता थी, इसका मतलब यह था कि वो पिछली रात जिस आदमी के साथ थी वह इंसान कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। वह सब वहाँ से निकल कर जा ही रहे थे, लेकिन एक शख्स था जो यह सब तमाशा जब से शुरू हुआ था तब से वो दरवाजे पर खड़ा होकर सब देख रहा था। और तभी उस इंसान की नज़र शहर पर गई और वह भागकर जाकर उस इंसान का हाथ पकड़ते हुए बोली, अंगद तुम अभी आ रहे हो, मैंने तुम्हें कब का एड्रेस सेंड किया था। अंगद जो शादी की रस्म शुरू होने के बाद ही आया था, लेकिन वह आगे बढ़कर शहर के पास पहुंचता उससे पहले ही दिव्या और उसके पापा ने आकर यहाँ तमाशा शुरू कर दिया था। इस बीच सामने से सबको पार करके वह शहर के पास नहीं जा सकता था, इसीलिए वह रास्ते पर ही खड़ा रह गया था। अंगद ने कहा, मैं उस वक्त आ गया था जब वह तमाशा कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया। फिर उसने मान्यता की तरफ देखकर शहर से कहा, मान्यता कितनी प्यारी लग रही है ना। शहर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए अंगद से कहा, उसके सामने उसका हस्बैंड खड़ा है, अर्जुन रघुवंशी, वह तुमसे बहुत ज़्यादा हैंडसम है। अंगद जानता था कि शहर की जेलसी लेवल बहुत हद से ज़्यादा है। वह कभी उससे और मान्यता को पीट देती थी जब दोनों एक दूसरे के साथ देते हुए शहर को चिढ़ाते थे। अंगद ने हंसते हुए शहर के गर्दन पर अपने हाथ डाले और मान्यता की तरफ आगे बढ़ते हुए बोला, जान तुम्हारे चेहरे पर यह जलन वाले एक्सप्रेशन मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। इतना कहते हुए अंगद और शहर जाकर मान्यता के सामने खड़े हुए। अंगद ने अपने हाथ आगे करते हुए उससे बोला, मतलब हमारी बैचलर टीम से तुम्हारा नाम कट कर दूँ ना मैं। मान्यता जो अब तक अर्जुन को ही घूर रही थी, उसने अंगद को देखकर मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। वह चाहे या न चाहे उसकी शादी तो अब हो चुकी थी और वह अब बैचलर नहीं मैरिड हो चुकी थी। अंगद और शहर मान्यता सब एक दूसरे के बिल्कुल पास खड़े थे और अंगद और मान्यता को इतने करीब देखकर अर्जुन की आंखें सर्द हो गई। अर्जुन मान्यता और अंगद के करीब आया और उन दोनों के बीच खड़ा होकर अपने लिए जगह बनाते हुए अंगद से बोला, ये सिर्फ मेरी वाइफ से ही मिलना है या मुझसे भी मिलना है। मैं अर्जुन रघुवंशी, नाम तो सुना ही होगा तुमने। ये सब कहते हुए अर्जुन का फेस एक्सप्रेशन काफ़ी सीरियस था, उसमें किसी तरह का एक्सप्रेशन नहीं था। अंगद भी सीरियस फेस के साथ कभी शहर को देखता तो कभी मान्यता को देखता और फिर अर्जुन को। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अर्जुन से कहा, हाय, मैं अंगद हूँ, शहर का बॉयफ्रेंड। अंगद के सिर्फ अंगद कहने पर अर्जुन ने उससे पूछा, सिर्फ अंगद? अंगद कुछ कहता उससे पहले ही मान्यता ने अर्जुन का हाथ पकड़कर नीचे कर दिया और उसे दबाते हुए उसे गौर से अपना सर टेढ़ा करके घूरने लगे, जैसे कि वह अर्जुन से कह रही हो, बस हुआ सवाल और जवाब।
मान्यता के ऐसे घूरने से अर्जुन चुप हो गया। उसने दोबारा अंगद से कोई सवाल नहीं किया। वहीं उनसे कुछ दूरी पर खड़ा आरुष शहर और अंगद के हाथ पकड़े हुए उसे ही एकटक देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसने अपने मन में कहा, किसी के लिए चाहत दिल में उमड़ रही थी और उसे ख्याल तक नहीं था। किसी के लिए चाहत दिल में उमड़ रही थी और उसे ख्याल तक नहीं था। जाना हमने उनकी किसी और के होने का सच, तो यह मलाल नहीं रहा कि हमने उनसे कुछ कहा क्यों नहीं। आरुष अपनी खाली आंखों से शहर और अंगद को एक साथ मुस्कुराते हुए देख रहा था। वहीं बाकी सब भी उनके पास आए तो अर्जुन मान्यता का हाथ पकड़कर अपने नाना नानी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले रहा था। नाना नानी अपना हाथ उसके सर पर रखकर एक साथ कहा, खुश रहो और हमेशा ही एक दूसरे के साथ यूं ही ढाल बनकर खड़े रहना। मान्यता और अर्जुन जो नीचे झुके हुए थे, मान्यता अपनी कनखियों से अर्जुन को घूर रही थी और अपने नाना नानी के आशीर्वाद लेने के बाद अर्जुन अविका जी के पास आया और दोनों ही जैसे झुकने लगे तो अविका जी ने दोनों को रोकते हुए अपने गले से लगा लिया। अविका जी अर्जुन के माथे को चूमी, फिर मान्यता के माथे को चूमते हुए बोली, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि मेरा बेटा हमेशा तुम्हारे सामने और तुम्हारे साथ और तुम्हारे आगे हमेशा ही खड़ा रहेगा। वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन मैं तुमसे इस बात का वादा लेना चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे के साथ हमेशा खड़ी रहोगी। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए कह रही हूँ बेटा, क्योंकि जब आपका पार्टनर आपसे दूर जाता है तो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं किया जाता। इसलिए मैं सिर्फ यही चाहूँगी कि तुम हमेशा मेरे बेटे के साथ रहो। इतना कहकर अविका जी मान्यता के कुछ कहने का वेट करने लगी। मान्यता ने एक नज़र अर्जुन को देखा जो उसे ही देख रहा था। फिर मान्यता ने अपने सर को हाँ में हिलाया तो अविका जी ने प्यार से मान्यता के गले लगी और उसके माथे को एक बार फिर से चूम लिया। अब अर्जुन और मान्यता जानकी जी के पास गए और उनका आशीर्वाद लेने लगे तो जानकी जी भी उनके गले से लगते हुए मान्यता के कान में धीरे से बोली, तुम्हें अर्जुन के साथ रहना है, उसके पास रहना है, बाकी तुम्हें अर्जुन को संभाल लेना। मान्यता की माँ उससे क्या कहना चाहती थी कम लफ्ज़ों में वो मान्यता को समझ आ चुकी थी और मान्यता भी वो सारी बातें समझ चुकी थी। इसलिए उसने अपनी मॉम के कान में धीरे से कहा, मैं समझ रही हूँ माँ कि आप क्या कहना चाहती है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं हमेशा अर्जुन के साथ रहूं। इतना कहकर वह जानकी जी से दूर हुई और अर्जुन उसे लेकर बाकी सबसे मिलवाने चला गया। अर्जुन मान्यता को अपने चाचा चाची के पास लेकर आया तो उसके चाचा तो पहले ही इस शादी के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने बस मान्यता के सर पर हाथ रख दिया। लेकिन उसकी चाची ने मान्यता के सर को चूमते हुए उसे कहा, हमेशा खुश रहना और इस घर में खुशहाली बनाए रखना। तुम्हें पता है अभी अर्जुन का एक और भाई है जो आउट ऑफ इंडिया में है, जो वो आएगा तो तुमसे मिलेगा। उसके इतना कहते पर मान्यता ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी निधि वहाँ झपकते हुए मान्यता के पास आई और उसके गले लगते हुए बोली, भाभी मैं हूँ आपकी प्यारी सी ननद और आपको इकलौती ननद मिली है क्योंकि हमारे घर पर कोई लड़की नहीं है, मैं इकलौती हूँ। इतना कहकर वह मान्यता के गले लगी हुई थी। मान्यता ने उसकी पीठ को सहलाया और खुद से अलग करते हुए उसके गाल को पकड़कर कहा, वैसे दिन भर से तुम मेरे ही साथ ही हो, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे मेरी प्यारी सी ननद ही मिली है। निधि खुशी से अपना सर हिलाने लगी। तभी वहाँ अविका जी आई और उन सब से बोली, चलो डिनर लग गया है, अब डिनर कर लो सब। इतना कहकर अर्जुन और मान्यता का हाथ पकड़कर उन सब के लगाए डाइनिंग टेबल के पास आ गया और खुद हेड ऑफ फैमिली के चेयर पर बैठ गया और उसके बगल में मान्यता को बैठा दिया। मान्यता और अर्जुन एक दूसरे को देख रहे थे। अर्जुन की नज़रों में मान्यता को पाने की खुशी साफ साफ झलक रही थी तो मान्यता की नज़रें में अर्जुन को देखते हुए सिर्फ हैरानगी ही थी। वह जानना चाहती थी कि जब उसने सुबह अर्जुन को सब कुछ बताया था कि कल रात उसने किसी अनजान के साथ
रात बिताई है तो अर्जुन ने उस वक्त उससे कुछ कहा क्यों नहीं। ये वही लड़का है जिसके बारे में वो बात कर रही है। जानकी जी भी चेयर पर बैठी तो उनके एक साइड शहर और एक साइड अंगद बैठे थे। वहीं आरुष अर्जुन के बगल में बैठा था और उसके बाकी बाकी सभी एक एक कर अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। सब डिनर करने लगे और एक दूसरे से बातें करने लगे, एक दूसरे के बारे में जान रहे थे। सबका डिनर होने के बाद अब सभी अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने वाले थे और जो बाकी मेहमान थे वो सब अपने घर के लिए निकलने वाले थे। अंगद के लिए एक अलग ही कमरा तैयार किया गया था क्योंकि अभी अंगद और शहर मैरिड नहीं थे, लेकिन सबने डिसाइड किया कि सबसे पहले अर्जुन मान्यता को लेकर अपने कमरे में जाएगा और वह भी उन सबके बीच खड़ी। निधि ने अर्जुन से कहा, भाई आज आपकी शादी हुई तो आज आपकी वेडिंग नाइट भी है और आपने इसलिए क्या भाभी को अपनी गोद में उठाकर ले जा सकते हो अपने कमरे में। ये एक रिचुअल्स भी है। भाई प्लीज़ उठाकर ले जाओ ना भाभी को अपनी गोद में। निधि के 2-3 बार बोलने पर अर्जुन ने सबकी तरफ देखा तो पाया कि सब उसे ही चमकती हुई आंखों से देख रहे थे और मान्यता शर्म से अपने पैर के अंगूठे को दबा रही थी। अर्जुन ने मान्यता की इस हरकत को देख लिया था। अर्जुन जो मान्यता से 2 कदम दूरी पर खड़ा था, लेकिन वह अब आगे आया और उसने झट से मान्यता को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। वही मान्यता गिरने के डर से अपनी बाहों को अर्जुन के गले में डाल चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी।